जो जिस्मानी बीमारियां होती हैं उनमें कुछ टेस्ट, लेबॉर्ट्री टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और जो ज़हनी बीमारियां हैं उनमें लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं होते। अभी तक आप जिसमें देख लीजिए कि किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो डॉक्टर ही बताएगा कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। किसी को शिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है, डॉक्टर बताएगा। अभी तक अनफॉर्चुनेटली टेस्ट दरियाफ्त नहीं हुए, लेकिन एडिक्शन में टेस्ट मौजूद है आपके लिए एडिक्शन में एक टेस्ट मौजूद है। हमारे लिए वो टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट आपका टेस्ट है कि अगर नशा किया है तो अभी एडिक्शन में है, और अगर नशा नहीं किया तो अब एडिक्शन में नहीं है। दोनों बातें गलत है। अगर कोई नशा नहीं करता 2 महीने, 6 महीने, साल, 5 साल, तो भी वो एडिक्शन में है। और अगर कोई नशा करता है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ खो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खो गया है। अगर कोई बंदा ठीक चलता चलता लड़खड़ा के गिर जाता है और फिर उठ के खड़ा होकर चलने लगता है, तो वो जो पिछली सारी मेहनत थी वो कारआमद रहेगी, वो जाएगी नहीं। दूसरी बात ये है कि अमूमन समझते हैं पेरेंट्स के एडिक्शन सिर्फ हमारे फैमिली के एक ख़ास बंदे को है। एक्चुअली कोडिपेंडेंस भी एक एडिक्शन है। कोडिपेंडेंस भी एक एडिक्शन है, और उसमें फिर एक प्रॉब्लम है कि उसका भी कोई टेस्ट नहीं है। कोडिपेंडेंस एक एडिक्शन है जिसका कोई टेस्ट नहीं है। और चरस की एडिक्शन का टेस्ट होता है कि बंदा चरस पी लेता है, यूरिन चेक हो जाता है तो यूरिन में चरस आ गई, लो जी साबित हो गया कि एडिक्शन है। तो ये बात ज़रा खुल के समझने की ज़रूरत होगी कि फैमिली में भी एडिक्शन होती है, और वो एडिक्शन अपने प्यारे की एडिक्शन होती है, उसको कंट्रोल करने की एडिक्शन होती है, उसके साथ बेपनाह चाहत की एडिक्शन होती है, उसके साथ बेपनाह नफ़रत की एडिक्शन होती है। ये सब कुछ साथ साथ ही चल रहा होता है। उसको धक्के देने को भी दिल करता है, उसको सीने से लगाने को भी दिल करता है। वो साइंसदान जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो अंदर जो इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको स्टडी करते रहते हैं। लेकिन इस तरह जैसे कि शौकत खानम में जाके आप अपना टेस्ट करा लेते हैं आसानी से, वो टेस्ट अवेलेबल उस तरह नहीं है। और चूँकि टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट आसानी से मानता भी नहीं, क्योंकि जिस जगह डिसऑर्डर है यानी दिमाग, उसी ने फ़ैसला करना है। तो जब दिमाग ने फ़ैसला करना है और दिमाग में ही बैलेंस नहीं है, तो हमें किसी दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। हमें माँ बाप पे भरोसा करना पड़ेगा, डॉक्टर्स पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो तय है कि हमारी ज़िंदगी अनमैनेजेबल हुई है। अनमैनेजेबल, गैर मुनज़्ज़म, सादा लफ्ज़ों में तंग हैं हम, बर्बाद हैं। तो ये जो तंगी या बर्बादी है ये एक निशानी है, अनमैनेजेबिलिटी एक निशानी है कि एडिक्शन हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। और दूसरी बात यह है पावरलेसनेस। जैसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने फैमिली मेम्बर को और बहुत ज़ोर से कंट्रोल करना चाहते हैं, सारे फैमिली मेम्बर मिल के कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ गार्ड भी रखना चाहते हैं, बाकायदा हाइड गार्ड्स भी लोग रख लेते हैं, तो इसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मानते हैं आप कि गार्ड्स रख के आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते, फैमिली मेम्बर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पावरलेसनेस मौजूद है, पावरलेसनेस। और जो पावरलेसनेस है इससे बड़ी बेचैनी होती है। अपने आप को पावरलेस मानने को दिल नहीं करता। ख़ास तौर पर जो पहले कदम में जिक्र है पावरलेसनेस का, तो जब किसी को पहला कदम दिखाया जाता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब आई नीड पावर, आप मुझे पावरलेसनेस की तरफ ले जा रहे हैं। एक्चुअली तो मुझे पावर चाहिए, यानी विल पावर, तो वो मौजूद नहीं है।
लेकिन स्किल्स मौजूद हैं, डेली बेसिस पे चीज़ों को मैनेज करना वो चीज़ मौजूद है। और अगर आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार हो जाएं तो ऑब्ज़र्वेशन या मुशाहिदा ये बताता है कि अचानक आपका स्ट्रगल जो ख़त्म हो जाता है और आप मुक्ति पा लेते हैं, यानी निजात पा लेते हैं इस चीज़ से जिसने परेशान कर रखा था। ये चीज़ें हैं, लेकिन एज सच उस तरह डायग्नोसिस नहीं होता जैसे कि दूसरी बीमारियों में होता है। जैसे कि मलेरिया का टेस्ट होता है, टाइफाइड का टेस्ट होता है, एज सच जैसे ईसीजी होता है, तो उस तरह का टेस्ट नहीं होता। उस जानिब काम बहुत हो रहा है, किसी टाइम पर भी हो सकता है 5 साल के अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट आ जाएं, पर जब तक नहीं आते तब तक हमें भरोसा करना पड़ेगा किसी के ऊपर और लेट गो करना पड़ेगा, यानी अपने आप को थोड़ा किसी के ऊपर, किसी के बाजू को पकड़ना पड़ेगा। सरेंडर करना जो है वो अपने आप को किसी के सुपुर्द, किसी के रहमो करम पे छोड़ने की बात है। पावरलेसनेस जो है ये आपकी अपनी एक फीलिंग है कि आप तस्लीम कर लें कि इस मामले में मैं पावरलेस हूँ। बेबसी है तो आप टक्करें मारना छोड़ दें, यानी जो कर रहे हैं कम से कम वो छोड़ दें, टक्करें मारना छोड़ दें, तो इससे भी फ़ायदा होता है। क्योंकि एक दीवार पे आप टक्करें मार रहे हो और वो दीवार पक्की है और वो नहीं टूट रही, तो आपको चोट तो लग रही है ना हर टक्कर के साथ। लेकिन अगर आप टक्करें मारना छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि इस दीवार को मैं कैसे गिराऊं, तो फिर आपके ज़हन में ख्याल आ सकता है कि बुलडोज़र होना चाहिए कोई, या कोई मिस्त्री होने चाहिए जो कि इस दीवार को तोड़ दे। फिर आप उस जानिब आपका रुख हो जाता है। ये जो कोडिपेंडेंस है, जिसे हम उर्दू में हम रोग कहते हैं या रोग कहते हैं या प्रेम रोग कह लें इसे, ये जो कोडिपेंडेंस है, आप यूँ समझें कि एक घर में एक पेशेंट होता है एडिक्शन का, तो एक से ज़्यादा कोडिपेंडेंट्स होते हैं और वो बिल्कुल वही कोशिशें कर रहे होते हैं जो कि एडिक्ट अपने नशे के लिए कर रहा होता है। और अपने नशे के लिए जो कोशिशें कर रहा होता है, चौमुखी लड़ाई लड़ रहा होता है, वही चौमुखी लड़ाई फैमिली मेम्बर भी लड़ रहे होते हैं जो कि उस रोग में मुब्तला होते हैं जिसे मोहब्बत का रोग कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोग फिर इससे ये नतीजा निकालते हैं जैसे कि जनाब किसी को नशे से निजात नहीं दिलाई जा सकती, आप किसी के ऊपर नशे से निजात थोप नहीं सकते। ये बातें जो हैं कुछ थोड़ी गैर ज़रूरी हैं। इंसान हमेशा इंसानों को इन्फ्लुएंस करते रहें। इंसान हमेशा अपनी बातचीत से, अपने बिहेवियर से दूसरे इंसानों के रवैयों में चेंजेस लाते रहे। दुनिया का तमाम तर एजुकेशनल निज़ाम जो कि मस्जिद से शुरू हो के यूनिवर्सिटी तक चलता है, वो इसी बुनियाद पर है कि इंसान इंसानों की सुन भी लेते हैं, पर इसके साथ साथ यह है कि इंसान इंसानों की नहीं भी सुनते। क्योंकि जो भी लोग मदरसे जाते हैं वो सारे बात नहीं सुनते, सारे कामयाब नहीं होते। जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते हैं वो भी सारे कामयाब नहीं होते, पर एक ख़ास अक्सरियत जो है वो बात सुन भी लेती है। फिर दुनिया भर की जो एडवर्टाइजिंग है और मार्केटिंग है वो इसी बुनियाद पर है कि बातों का असर होता है, ड्रामों का असर होता है, फिल्मों का असर होता है। पर हतमी तौर पर हमें अपने प्यारे की रज़ामंदी भी चाहिए, हमें उसके साथ मुज़ाकरात करते रहना चाहिए और उसको अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और अचानक किसी दिन वो हम ही हो जाता है इस चीज़ का, अचानक किसी दिन वो हाँ कर देता है। कोई कैसे यस for a codependent? देखिए,
डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट तो समझना दुनिया में एक बहुत मुश्किल काम है, जो कि प्रोफेशनल भी एवरेज 5 साल गुजरने के बाद समझ पाते हैं। जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं, तो नज़रिया बीमारी समझना उनके लिए भी 5 साल एवरेज लेता है दुनिया भर में। और वो एक डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि उसके अंदर से क्रेविंग्स जन्म लेती हैं, जो कि साइकोलॉजिकल मैटर है, और उसके जिस्म से क्रेविंग जन्म लेती हैं, फिजियोलॉजी से, जो कि एक जिस्मानी मामला है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो तयशुदा कवानीन हैं, अगर हम उनको फॉलो करना शुरू कर दें और अंधाधुंध ज़ोर ना लगाएं, सोच समझ के ज़ोर लगाएं, जहाँ हमें लगे कि ज़ोर लगाने का फ़ायदा नहीं वहाँ रुक जाएं, एक्सट्रीम्स पे ना जाएं, और कोशिश करते रहें कि चैलेंज ना करें अपने प्यारे को कि हम तुम्हारा नशा ज़बरदस्ती छुड़ा देंगे। हम हमेशा कहें कि तुम्हारे तावन से छुड़ाएंगे, और तुम्हारा तावन हासिल करने के लिए तुमसे बातें करते रहेंगे, तुम्हारा तावन हासिल करने के लिए तुम्हें दलाइल देते रहेंगे, तुम्हारा तावन हासिल करने के लिए तुम्हें जज्बाती अप्रोच देंगे, तुम्हारा तावन हासिल करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिकल नज़ारे दिखाएंगे। तो बहुत तरीके हैं दुनिया में जिसे इन्फ्लुएंस करने के तरीके कहते हैं। इन्फ्लुएंस करने के तरीके, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलने पे माइल करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो किसी चीज़ को मोशन में रख देते हैं, दे पुट समथिंग इनटू मोशन। फिर उसके बाद स्किल्स होती हैं कि जो आपको काम करने में मदद देती हैं। जो काम आपको करना नहीं आता, आप सीख लें तो करना आसान हो जाता है। गाड़ी चलानी नहीं आती, सीख लें तो आसान हो जाएगा। तो ये स्किल है। फिर यह है कि अगर कुछ आपके साथ लोग हमनवा हो, आप वॉक करने में सुस्ती महसूस करते हैं, तो कोई ना कोई साथ जो होता है, मुझे ख्याल है कई दफ़ा मेरा भी इरादा होता है कि आज वॉक ना करूं, पता है आपको, लेकिन मुझे पता होता है कि अताए अजीज़ बैठा है, आसन बैठा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो मेरे पे प्रेशर होता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं चला ही जाऊं, वरना हो सकता है मैं आध घंटे बाद जाऊं, हो सकता है मैं छुट्टी मार जाऊं। तो ये जो हमजोली होते हैं, ये जो फ्रेंड्स होते हैं, ये जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं जो कि आपका साथ दे रहे होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सरमाया। उसके बाद एक मेंटोर होता है जो कोई गुरु होता है जो असरअंदाज होना जानता है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, तो वो आपको छोटे छोटे सोल्यूशन बताता है। फिर इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मदद करती हैं। गैजेट्स, कुछ गैजेट्स हैं, जैसे कि मौसम बड़ा सर्द है और आपने वॉक करनी है, तो आप घर पे ट्रेडमिल पे कर सकते हैं, तो ये गैजेट्स बड़े कारआमद होते हैं। असल बात ये हो रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जो मदद करती हैं। गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन मदद करता है। अगर आप अपनी रिकवरी को स्मार्टफोन से जोड़ दें, एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि आपको रोज़ाना रहनुमाई देंगी कि आप अपनी रिकवरी को कैसे बेहतर बनाएं। अगर आप गूगल पे जाएं और एडिक्शन एप्लीकेशन या अल्कोहलिज्म एप्लीकेशन या रिकवरी एप्लीकेशन जैसा कोई लफ्ज़ लिखें, तो आपको ऐसी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जो मुफ्त है, ऐसी भी मिल जाएंगी जो पैसे लगते हैं। जैसे भी आपका मन चाहे तो उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जो आखिरी चीज़ है जो कि आपको मदद देती है, छठी चीज़ जिसे हम कहते हैं, वो ये है कि कुर्बतें और फासले, आपने कहाँ से दूर रहना है और कहाँ से नज़दीक रहना है। इसको प्रोपिनक्विटी कहते हैं। प्रोपिनक्विटी कि आप किसके नज़दीक रहते हैं और किससे आप दूर रहते हैं, यानी किससे नज़दीक और किससे आप दूर रहते हैं। अल्टीमेटली इससे शेप अप होगा आपका फ्यूचर। इसका फ्यूचर आपका इससे बनेगा कि आप किसके नज़दीक और किससे दूर रहते हैं। तो इन्फ्लुएंस इस तरह होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्फ्लुएंस के साथ साथ एक चीज़ बहुत और भी खूबसूरत होती है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो ताकतवर चीज़ है ज़रा, वो है
लेवरेज, अगर अमेरिका पाकिस्तान को इमदाद देता है तो अमेरिका को पाकिस्तान पे लेवरेज हासिल है। अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को इमदाद देता है तो वो कहता है कि फिर जो मैं कहूँ वो करो, और फिर जब हम नहीं करते तो सऊदी अरेबिया कहता है साढ़े पैसे कढ़ो। इसको लीवरेज कहते हैं। लीवरेज समझ गए? यानी लीवरेज मुल्कों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। अजीब लगता है ना वैसे कि पाकिस्तान के साथ ज़रा सी नाराज़गी हो गई तो वो कहते हैं साढ़े पैसे कढ़ो, और देंदा तो सवाल नहीं ना, अब हम मांग तो नहीं सकते ना उनसे कोई, और उधार पे जो हम तेल लेते थे वो भी बंद है। तो लेवरेज से क्या मतलब समझा कि घरों में लेवरेज को इस्तेमाल किया जा सकता है एक बीमारी से शिफा के लिए। देखिए, बीमारी से शिफा के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, बीमारी से शिफा के लिए कड़वी दवाई पिलाई जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं। बीमारी से शिफा के लिए आरी से हड्डियों को काटा जाता है, कील ठोके जाते हैं। तो बीमारी से शिफा के लिए वी डू व्हाट वर्क्स। तो लेवरेज से अगर शिफा मिलती है, देखिए अक्सर जब हम घरों में रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, घर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चीज़ें कुछ लोगों की तरफ से फ़्लो करती हैं, इधर से उधर फ़्लो करती हैं। जैसे आपकी तरफ से रुपया पैसा फ़्लो करता है आपके बच्चों की तरफ, और ये एक लिवरेज है, ये आपके पास एक ताकत है, बस में नहीं है। आप उससे वो बात कह रहे हैं जो कि उसके बस में है, यानी काउंसलिंग के अंदर शरीक होना दिलो जान से, ये वो कर सकता है। और विल पावर के ज़रिए कहे कि मैं अब कभी नशा नहीं करूँगा, ये वो नहीं कर सकता। तो अगर हमें पता है कि दो कामों में से कोई बंदा एक काम कर सकता है तो हम उसको वही काम करने के लिए कहेंगे कि चलो ये दवाई खाओ। वो कहता है कि मैं दवाई नहीं खाना चाहता। आप कहते हैं कि चलो काउंसलिंग सेशन में चलो, वो कहता है मैं नहीं जाना चाहता। तो आप लेवरेज यूज़ करते हैं सऊदी अरेबिया की तरह। आप कहते हैं अच्छा फिर साढ़े पैसे कढ़ो। लेकिन जब सऊदी अरेबिया ने ये कहा है तो उन्होंने साथ गालियाँ तो नहीं ना दी। मतलब आप हम तक तो बात भी नहीं पहुंची, उन्होंने बस टेलीफोन करके खामोशी से कहा है कि पैसे साढ़े कढ़ो। उन्होंने कोई रौला रुलाते नहीं ना पाया। लीवर से है, लीवर का प्रिंसिपल क्या है? एक छटाक कितना वजन उठाता है? यानी एक छटाक का वजन हजारों मन को उठा सकता है, ठीक है ना। लीवर का प्रिंसिपल ऐसा है कि आप अपना जो फ़्लो है, आपकी तरफ से जो वसाइल की फ़्लो है, उसको कुछ ऐसे इस्तेमाल करें कि अगर कोई जो 100 रुपया आप किसी को देते थे रोज़ का पॉकेट मनी, तो वो रोक कर आप उसे कायल कर सकते हैं कि वॉक पे तुम्हें जाना होगा, और उसको भी पता है कि ये मेरे फ़ायदे की बात हो रही है, या काउंसलिंग पे तुम्हें जाना होगा, या दवाई तुम्हें इस्तेमाल करनी होगी। तो लीवरेज का मतलब है कि थोड़ा जोर लगा के बहुत ज़्यादा बोझ उठा लेना। नहीं, लीवरेज नहीं हम देते, लीवरेज हमारे पास होता है, हम उसे यूज़ करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जब हम लीवरेज यूज़ करते हैं तो हमें बड़ी बातें सुननी पड़ती हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर मियाँ अपनी बीवी को कहता है कि तुम मेरी ये बात नहीं मान रही हो तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी जो है रोक देता हूँ, तो वो आपको क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी, कुछ पता है आपको? और अगर बच्चों को आप कहें कि तुम्हारी पॉकेट मनी 50% कर देते हैं, गंदी बातें करते हैं आप, इस तरह की बातें करते हैं ना, ये कमीनी बातें करते हैं। मैं आपको मिसाल ये दे रहा हूँ, अगर इतने बड़े लेवल पे मुल्कों के साथ जिनके 50-50 साल के ताल्लुकात होते हैं, 100 साढ़े को कम लेंदे रहने, तो अब ज़रा सी बात पे जो है वो नाराज़ होकर कहते जी पैसे कढ़ो, और या कहते डू मोर। तो अगर मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिकली करते हैं ना, डिप्लोमेटिकली करते हैं, तो हम भी डिप्लोमेटिकली करेंगे। घरों में जब हम लिवरेज इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। देखिए, दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना। आप बहुत हम्बली कोई लिवरेज अपना इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन साथ आप बुरा भला कहें किसी को तो वो ठीक बात नहीं है। बुरा भला नहीं कह सकते आप,
आप इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने की कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन लेवरेज का जो इस्तेमाल करना है ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये इंसानों के रवैयों को मोल्ड करने के लिए ये एक्सेप्टेबल है। रिवॉर्ड और रिवॉर्ड को होल्ड करना, वैसे पुराने ज़माने में पनिशमेंट भी होती थी, अब दुनिया में पनिशमेंट को आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, रिवॉर्ड है और रिवॉर्ड को होल्ड कर लेना। आप ये कर सकते हैं अभी भी, लेकिन ये काम थोड़ा डिसेंटली करने वाले हैं, बता के करने वाले हैं, खुल के बात करके करने वाले हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन दी हीट ऑफ द मोमेंट ये बात नहीं करते, आप बड़े मज़े से अपने बेटे के साथ बैठ के 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं और बड़ी खुशगवार बातें हो रही हैं, और आप उसे कहते हैं कि यार तुम अपने इलाज की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। आप उसे ये नहीं कहते कि तुम नशा छोड़ दो, आप उसे कहते हैं कि वो तो कह चुके आप, वो इट डज़न्ट वर्क। आप कहते हैं कि देखो तुम अपने इलाज की तरफ तवज्जो नहीं देते, तुम डिसिप्लिन की तरफ तवज्जो नहीं देते, तुम जो कर सकते हो वो भी नहीं करते, तो मैं चाहूँगा कि फिर ये जो तुम एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हो ये एक लग्जरी है, ये मैं रोक रहा हूँ। और ये उस दिन मैं दोबारा स्टार्ट कर दूँगा जब तुम कोई एनए मीटिंग इस्तेमाल जाके तो शामिल होगे, एनए मीटिंग में शिरकत करोगे या किसी से अपने नशे के बारे में मशवरा करोगे, तो लड़ाई कैसे होगी? लेवरेज जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं, देखिए जब आप किसी को कहते हैं कि देखो तुम मेरी बात मानो, और वो कहता है नहीं मैंने नहीं माननी, और आप कहते हैं कि अच्छा मैं फिर तुम्हारी पॉकेट मनी रोक देता हूँ, क्योंकि वो आपके इख्तियार में है। पॉकेट मनी हमेशा आपके इख्तियार में होती है, जो कि आप अपनी मेहरबानी से किसी को देते हैं, क्योंकि ये किसी का कोई इसमें हक दावा नहीं होता, ये एक मोहब्बत का गिफ्ट है जो कि प्लेयर के साथ वो बसता है। आपको पता है कानून क्या कहता है? मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी बीवी का नाम मकान कर देते हैं, यानी उसके नाम कर देते हैं जिस पे रकम आपने खर्च की है, तो ऐसा आप उसी हालत में करेंगे ना जब आप बीवी से खुश होंगे। तो कानून ये कहता है कि अब बीवी का फ़र्ज़ है कि वो खुशी की हालत को बरकरार रखे, और अगर फ़र्ज़ करें 5 साल के बाद वो खुशी ख़त्म हो जाती है, बंदा डिसप्लेयर है, तो वो कानून के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। कानून कहता है चीज़ उसकी होती है जिसने खर्च करके वो हासिल की होती है। कानून नहीं मानता ये इसको दे दे उसको दे दे, ये कानून कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी सरमाया, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी गाड़ी उस बंदे की है जिसने रकम खर्च करके वो मार्केट से उठाई है। उसके बाद अगर वो किसी को दे देता है प्लेयर से, प्यार से, तो दूसरे बंदे का फ़र्ज़ है कि वो उस प्लेयर को कायम रखे, उस रिस्पेक्ट को कायम रखे। इस पे किसी को इख्तलाफ है कि अगर आप अपनी मोहब्बत से, अपनी खुशी से किसी को कोई चीज़ देते हैं, तो जिसको आप चीज़ देते हैं क्या उस पर कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो आपकी खुशी और आपकी मोहब्बत की कदर व कीमत को बरकरार रखे? कानून ये कहता है कि चीज़ उसकी है जिसने अपनी आमदनी से वो चीज़ ख़रीदी है, और किसी को दे देने से वो उसकी नहीं हो जाती। हाँ, वो एक कमीनी बात है ना हमारी सोच के मुताबिक, पर कानून ये कहता है। इखलाक भी यही कहता है कि अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है या गिफ्ट करता है, एवरी डे पॉकेट मनी देता है, यू शुड बी थैंकफुल एवरी डे। ये कोई मुश्किल है? अगर आपको कोई पॉकेट मनी देता है एवरी डे एंड यू बिकम थैंकफुल एवरी डे, क्या ये कोई बहुत मुश्किल है? कानून है बेनामीदार का कानून, बेनामीदार अंग्रेज़ के ज़माने से बना हुआ कानून है, बेनामीदार का कानून कहते हैं इसको। बेनामीदार का कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर देता है तो वो बेनामीदार है, जिसको गिफ्ट की गई ये चीज़ वो बेनामीदार है। अगर वो बंदा दुनिया से चला जाता है तो फिर ये चीज़ उसकी हो गई। जिसने चीज़ दी थी अगर वो दुनिया से चला जाता है तो फिर वो चीज़ उसकी हो गई जिसको गिफ्ट की गई थी। उसके बहन भाई दावा नहीं कर सकते कि इसमें से हमें कुछ दो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बंदा अपना जो गिफ्ट है, जो किसी को गिफ्ट किया था, वो वापस लेना चाहता है तो उसमें तो कोई रुकावट ही नहीं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो सकता जो कानून के ख़िलाफ़ हो। यानी कानून के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ करें
कि मैं नदीम नूर साहब को कहता हूँ कि आप मुझे ख़रीद लें, 1000 रुपया दें और आप मुझे ख़रीद लें, और हमारे दरमियान मुआहदा हो जाता है कि इन्होंने 1000 मेरे फैमिली मेम्बर्स को दिया और मुझे ख़रीद लिया। कानून इसको नहीं मानता, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर चूँकि स्लेवरी का कानून ही गलत है, तो वो नहीं मानता। तो कानून के तहत जो मुआहदा हो सकता है दो लोगों के दरमियान, मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जो आपकी ऑटोनॉमी होती है, जो आपकी सॉवरेंटी होती है, वो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस होती है। ये मैं इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि वो जो हमने उनके सिस्टम इस्टेब्लिश किए थे, देख लें भूल गए। हमने उनके महकमे इस्टेब्लिश किए थे, हमने उनके डिपार्टमेंट्स बनाए थे, हमने उनकी सारी जो फ़ौज है उसको तरतीब दिया था, ट्रेन किया था। हमने दुबई में एमिरेट्स को भी ट्रेन किया था। इससे समझने की ज़रूरत है कि कॉर्डियल रिलेशनशिप कंटिन्यूसली होना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि वो ये जो $3 अरब हैं वो हमसे वापस ना मांगे बल्कि मज़ीद दें, तो जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है वो बरकरार रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो पैसे दे के ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप सब पेरेंट्स अपने इन बच्चों को आप अपने रिसोर्सेज देते हैं, रुपया पैसा देते हैं, आप इनके लिए मेहनत करते हैं, इनके लिए घर बनाते हैं, इनके लिए खाना पका के देते हैं। अब कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी इन पर ज़्यादा आती है। ये रिसिपिएंट हैं, रिसीविंग एंड पे हैं। अमूमन देखा गया है कि जिन लोगों पे हम एहसान करते हैं वो एहसान का बदला बुराई से देते हैं। जिस पे हम एहसान करते हैं उसकी गर्दन पे हम बहुत गोडा रखते हैं। यानी जिन लोगों पे हम एहसान करते हैं हम उसके बार बार उनकी सॉवरेंटी पे दखल बहुत ज़्यादा देते हैं, और एहसान करने के बाद हम जितलाते हैं उनको टॉर्चर करते हैं कि वो कमतर हैं, कोई ऐसी बातें करते हैं कि जिससे उनका दिल टूटता है। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एहसान किया था ज़ियाउल हक पे कि उन्होंने उनको आर्मी चीफ मुकर्रर किया जबकि उनकी टर्न नहीं थी, तो आखिरकार जो है वो बायस बने। तो वजह ये थी कि फिर जब बंदे ने किसी पे एहसान किया होता है ना, तो फिर कहते अच्छा मैंने कुट थोड़ा जा, ठीक। तो याद रखिए कि जिस पे एहसान करें तो उसको एक्सोनरेट भी करें कि आप फिर उसके साथ बड़ी इज्जत और तकरीम से पेश आए, जिस पे एहसान करें। अच्छा, ये बच्चों के मामले पे नहीं है। बच्चों के मामले में तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने बच्चों के लिए रुपया पैसा खर्च करना है, उनके लिए इंतज़ामात करने हैं, घोंसला बनाना है, घर बनाना है, उनको सहूलतें देनी है। अच्छा, ये एहसान नहीं है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनकी तरबियत भी करनी है। ये भी ज़िम्मेदारी है कि तरबियत भी करनी है। यहाँ लिवरेज इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि आपने तरबियत करनी है। जब आपने तरबियत करनी है तो आपको पता है स्कूलों में कभी रिवाज होता था, शायद अब भी होगा, कि अगर बच्चे सबक याद नहीं करते थे तो डंडे मारे जाते थे, या कहते थे कि खड़े होकर दीवार की तरफ मुंह करके तो खड़े हो जाओ थोड़ी देर, या मुर्गा बन जाओ। तो अगर से वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी नहीं समझी जाती, बुरी समझी जाती हैं, लेकिन बड़ी खामोशी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कह देना कि ये आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तो फिर थोड़ा मुझे भी करना पड़ेगा कि मैं भी आपकी बात ना सुनूं, आपकी ख्वाहिशें मैं भी ज़रा थोड़ी। फिर ये जो हर साल आप कहते हैं कि मुझे आईफोन चाहिए, तो ये इस दफ़ा फिर आईफोन कोई नहीं मिलने वाला, आ रहा है 3 महीने बाद नया मॉडल, तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। तो ये लेवरेज है। लेवरेज इस्तेमाल करके ये मतलब नहीं कि फिर आप घूरें और बुरा भला कहें और फिर उनकी बदकिस्मती के पैगामात नशर करें, नहीं। आप रिस्पेक्ट और प्यार और मोहब्बत वो जारी रखते हुए, हंसते हुए प्यार से कह देते हैं। और बच्चे जो हैं जब रोज़मर्रा ऐसी बातें सुनते हैं तो वो ये नॉर्मल लगने लगती हैं, लेकिन जब पहली दफ़ा आप लेवरेज इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे को बहुत बुरा लगेगा। लेवरेज अगर इस्तेमाल होता है आपके घर में तो इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल रिदम। वो जो काम आपके घर में होता रहता है वो नॉर्मल लगने लगता है। मुझे ये बताइए कि घर में बुरा भला कहा जाता है ना,
बच्चों को बुरा भला कहा जाता है ना वालिदैन की तरफ से, और वालिदैन को बुरा भला कहा जाता है ना बच्चों की तरफ से, तो बुरी बात है ना। तो वो कितना नॉर्मल सा है। हम तो लेवरेज की बात कर रहे हैं, इलाज के लिए, निजात के लिए, नशे से निजात के लिए। हम तो वो बात कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ से भी नशे से निजात में मदद मिलती है। और ये जो येलो स्टैंड्स होते हैं, ये क्या है? एक काइंड ऑफ लेवरेज ही है, एक काइंड ऑफ लेवरेज है। तो उसको तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन जब आप लेवरेज इस्तेमाल करते हैं तो आप सार्कास्टिक नहीं होते, आप क्रूअल नहीं होते, आप मोहब्बत से लबरेज रहते हैं और आप बताते हैं कि मेरी नीयत ये है। असल में आप बताते हैं कि पॉकेट मनी बचा के मैंने कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं बढ़ाना, तो मैं तो ये पॉकेट मनी रोक के आपके रवैयों का रुख मोड़ना चाहता हूँ। मैं आपका आर्म ट्विस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक हलचल मचाना चाहता हूँ आपके ज़हन में पॉकेट मनी बंद करके। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। इसका और कोई मतलब नहीं है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती करूँगा। तो जब भी कोई पॉकेट मनी रोकता है या कोई इस तरह की चीज़ या सहूलत या रुपया पैसा रोकता है, तो वो ये काम हम्बली करता है। वो ये काम दीदे फाड़ के नहीं करता, नज़रें झुका के कर लेता है। जब आप सख्त बात करते हैं तो उसके साथ लंबा लेक्चर नहीं अटैच करते, सख्त बात करते हैं, फिर आंखें झुका लेते हैं, अपनी मजबूरी बता देते हैं कि आपके पास कोई इससे बेहतर रास्ता नहीं था। देखिए, जब आप रिश्ते में बंधे होते हैं तो उस रिश्ते की ताकत आप इंजॉय कर रहे होते। मियाँ बीवी का भी एक रिश्ता है, बीवी को पता है कि मेरा खामद मुझे चाहता है, और ओवर द टाइम उसे एहसास हो जाता है कि ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, और ये जो रिश्ता है ये कुश्ता बन जाता है, जो कि बीवी ये कुश्ता खाना शुरू कर देती है। और वक्त गुज़रने के साथ साथ उसको लगता है कि मैं अपने इस रिश्ते के कुश्ते की मदद से मनमानियाँ कर सकती हूँ, तो वो करना शुरू हो जाएगी, मनमानियाँ करना शुरू हो जाएगी। जिस रिश्ते में भी कुश्ता शामिल हो जाता है ना, वो पावरफुल रिश्ता हो जाता है, पावरफुल। कभी आपने सुना है कि पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स, और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो याद रखें कि जो पावर होती है, चाहे वो रिश्ते के कुश्ते की हो, यानी एक बेटा है तो वो कहता है कि देखो ना, मैंने आपको जो सर्फ किया है अपनी आमद के साथ, एक वालिद के मसनद पे सरफराज किया है आपको, तो अब आपको यूँ करना चाहिए या अब आपको यूँ करना चाहिए। इस तरह की बातें वो करते हैं। तो याद रखें, जो पावर है किसी चीज़ में, जैसे वालिद के रिश्ते में भी बड़ी पावर होती है। मुग़ल आज़म, बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, क्या है? होता है ना इस तरीके से। तो जो पावर है ये करप्शन की तरफ ले जाती है। इसको बड़ा संभाल के इस्तेमाल करना होता है, इसको लगामें कस के रखनी होती हैं। जो पावर हमें किसी वजह से मिलती है, कोई सीईओ है तो उसकी पावर है, कोई खामद है तो उसकी पावर है, कोई वालिद है तो उसकी पावर है, फिर बच्चों की अपनी पावर है। अमूमन माएँ पावर नहीं इस्तेमाल करती। मैंने माओं को बड़ा मॉडेस्ट देखा है। कोई जागीरदारनी टाइप माँ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर माओं को मैंने मॉडेस्ट देखा है। घर चलाने से कोई ज़रूरी नहीं, वैसे भी हो सकती है पावर। बीवी की पावर इस वजह से नहीं होती कि वो घर चलाती है। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह मर्द इस्तेमाल करते हैं लेवरेज कभी कभी खर्चे का, जब बीवियां कमाने वाली होती हैं और मर्द कमाने वाला नहीं होता, तो बीवियां ज़्यादा बेधड़क इस्तेमाल करती हैं ये पावर। अगर एक बहन भाइयों में से ज़रा माली तौर पर आसूदा है और वो पैसे खर्च करता है, देखिए ये इस पे कोई इतराज़ की बात है नहीं। मर्दों को जो औरतों पर एक दर्जा फजीलत है वो इस वजह से है कि वो माल खर्च करते हैं अपने माल। असल बात यह है कि मर्दों ने पावर से क्या कमाया? मर्दों ने पावर से कुछ नहीं पाया। मर्दों ने अज़ल से मर्दों ने पावर से नुकसान उठाया है। मैं आपको बताऊं कि जहां भी मर्दों ने पावर का इस्तेमाल किया,
या घर के बाहर या मैदान जंग में, तो जहाँ भी मर्दों ने ताकत का इस्तेमाल किया वहाँ मर्दों ने नुकसान उठाया, और मर्दों ने घरों में बीवियों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करके बहुत नुकसान उठाया। तो क्या ख़वातीन भी नुकसान उठाना चाहती हैं? देखिए, जो भी ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल करेगा, जुडिशियस यूज़ नहीं करेगा ताकत का, क्योंकि ताकत करप्ट है ना, ऐसे ही दिमाग में एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। छोटी सी बात की है कि मर्दों ने अगर ताकत से कुछ पाया है तो औरतें भी ट्राई करके देख लें। मैं आपको बताऊं कि जिसने भी ताकत इस्तेमाल की तो अकल इस्तेमाल नहीं कर पाया। प्रॉब्लम यह है कि जो ही आप ताकत इस्तेमाल करने की तरफ चले जाते हैं तो अकल का इस्तेमाल गैर ज़रूरी सा लगता है और वो चिम ब्रेन ऑन हो जाता है। तो अगर मर्दों ने ताकत से कोई फ़ायदा उठाया है तो औरतें भी ये बारी लेके देख लें। दुनिया में जो इंसान के ख्यालात हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। इंसानों के ख्यालात में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है और हर इंसान के अंदर जो दिमाग है वो एक अलग दुनिया बसी हुई है। तो हर कोई एक ख़ास हद तक किसी चीज़ को मानता है या नहीं मानता, और मानने या ना मानने की गुंजाइश तो हमेशा मौजूद होती है। तो हम लोग चूँकि यहाँ पे बुनियादी तौर पर डिबेट के लिए नहीं बैठते, हम यहाँ बुनियादी तौर पर बैठते हैं एक बीमारी से निजात के लिए, हमारी बीमारी से निजात के लिए बैठते हैं। और आपको पता है इलाजों में ये गुंजाइश मौजूद होती है कि अगर सुई चुभती भी है और शिफा मिलती है तो ओके है। मानते हैं ना आप सब कि अगर कोई तकलीफ़ भी होती है और उसके बाद शिफा हो जाती है, कड़वाहट होती है और उसके बाद शिफा हो जाती है, तो हमारा यहाँ एम सिर्फ शिफा है। क्योंकि हम सब ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है और सफ़र किया है साइलेंस में, तन्हाई में किया है। हमें बहुत शर्म आती थी कि अब दुनिया को क्या बताएं कि हमारा बच्चा नशा करता है, पर हमें लगता था कि शायद नहीं पता, या हम ये मानना चाहते थे कि शायद नहीं पता, हमारे घर के मुलाजमों को नहीं पता, हमारे हमसायों को नहीं पता है, दी खाला नू नहीं पता, पर पता अमूमन होंदा है सारियां नू। और साइंसदान ये कहते हैं कि मिरेकुलसली अगर आप ये शेम से निकल आएँ तो आप शिफा के करीब तरीन होते हैं। जब आप शेम से निकल आएँ तो आप शिफा के करीब तरीन हैं। और इस वजह से हम बात कर रहे थे, आज जो नुक्ता था, एक तो मैंने कहा इन्फ्लुएंस। देखें, अगर आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, आप अच्छी बातचीत कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। अगर आप मोटिवेशनल टॉक दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। स्किल सिखाइए, उसे बताइए कि देखो ये स्किल है, इसकी मदद से तुम नशे से निजात हासिल कर सकते हो। तो उसे स्किल सिखा दीजिए, उसे रिलैक्स होना सिखा दीजिए, उसे मेडिटेशन सिखा दीजिए, उसे इस्तगराक सिखा दीजिए। अच्छा, अगर आप उसे कोई ऐसा साथी दे सकते हैं जिसने नशा छोड़ा हुआ है, कोई कज़न उसका जिसने नशा छोड़ा हुआ है और तरक्की कर गया है, तो अगर आप उसे एक सोशल कैपिटल दे सकते हैं, ऐसा दोस्त दे सकते हैं, तो वो दे दीजिए। अगर आप उसे कोई गुरु तक ले जा सकते हैं, कोई डॉक्टर, कोई मेंटोर, कोई काउंसलर, तो उस तक ले जाइए। अगर आप उसे किताबों की मदद दे सकते हैं, गूगल की मदद दे सकते हैं, स्मार्टफोन की मदद या कंप्यूटर की मदद दे सकते हैं, तो वो दे दीजिए कि देखें ये इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, चलो इकट्ठे बैठ के देखते हैं। और उसके बाद अगर आप उसका जुग्राफिया थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, जहाँ वो पहले रहता था आप कुछ दिनों के लिए दूसरी जगह पे चले जाएं जहाँ पुराने दोस्त भी ना मिलें और पुरानी जगह, स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी पीपल, स्लिपरी थिंग्स भी ना हो, और किसी ऐसी जगह के नज़दीक वो चला जाए जहाँ से उसको मिले तो भी अच्छा है। पर अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते या ये इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर आप लेवरेज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लेवरेज चूँकि एक कड़वी चीज़ है कि पॉकेट मनी बंद करना, तुम एसी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम फलां चीज़ नहीं कर सकते, तो साथ साथ बताते रहें कि एक्चुअली मेरा मतलब क्या है, मैं मजबूर होके कर रहा हूँ, ये हरकत मैं बहुत ही नादिम होके कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी शिफा अजीज़ है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि जायज़ बातें होती हैं जो मियाँ बीवी एक दूसरे की नहीं मान रहे होते, या माँ बाप और औलाद के दरमियान भी ऐसी बातें होती हैं, तो फिर आपकी तरफ से जो तावन या रिसोर्सेज दूसरे की तरफ फ़्लो करते हैं,
आप पहले वार्निंग देते हैं, एकदम आप नहीं करते। आप मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है कि किसी के साथ आप जो भी करते हैं पहले आप उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। किसी के साथ जो भी करते हैं पहले आप उसे बताते हैं, और ये गुस्से में नहीं करते, ये आउट ऑफ एंगर नहीं करते। ये बहुत ही ठंडा ठार बंदा हो तो उसे करना चाहिए। अगर बंदा तपया हुआ है तो फिर मैं नहीं मशवरा दे रहा कि वो पॉकेट मनी रोके या ये करे। पहले आपको यहाँ सबको जो तरबियत देने की कोशिश हम करते हैं वो कि ठंडा ठार हो जाएं आप, और मेरा ख्याल है आपकी भी दिली तमन्ना ये है कि आप ठंडे ठार हो जाएं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आपकी तमन्ना है कि आप पुरसुकून हो जाएं, ठंडे हो जाएं। अगर से आपके हालात थोड़े तकलीफ़ दे हैं, नशे की बीमारी ने काफ़ी अपसेट कर रखा है घर के लोगों को, पर अगर आप फैसला कर लेना कि आपने पुरसुकून होना है, आपने बिल्कुल ठंडा ठार होना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये आपके फ़ैसले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या आपने इरादा किया कि आपने ठंडा होना है। क्योंकि हमने बाकायदा किसी चीज़ को सीखा नहीं होता, हम किसी जानिब दो तरह से बढ़ सकते हैं, एक एप्रीहेंशन के साथ और एक प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ। यानी एक के पता नहीं की होएगा, एक ये है कि ये होगा। तो आप जब बढ़ रहे हो किसी जानिब तो आपको पता होना चाहिए, जैसे गूगल मैप होता है तो आपको पता होता है कि आप किस जानिब बढ़ रहे हैं, आपको एक एक लम्हा पता होता है कि आप किस जानिब बढ़ रहे हैं। तो प्रिडिक्टेबिलिटी जो है लेवरेज में मस्ट है कि आप लेवरेज इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, और आपने पहले इत्माम हुज्जत कर लिया हो। मोटिवेशन, स्किल्स, सोशल कैपिटल, मेंटोर और गैजेट्स और प्रोपिंक्विटी, ये चीज़ें अगर आपने सारी पहले यूज़ कर ली हैं और अब आप लिव करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि चीज़ों की एक तरतीब भी होती है। आप खाना भी बनाते हैं तो पहले तरतीब से आप काम करते हैं। पावर के साथ ये जो एसोसिएट्स हैं ना, ये जो अलाइड चीज़ें हैं, इनसे बड़ा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। जो आपने ग्रैंडियोसिटी की बात की, तो इससे भी वॉचफुल रहना चाहिए कि अगर पावर आ गई है, आपने कभी देखा हो कि जो लोग पावर में होते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं तो सारी वो उनकी हुलिया ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वो सीट की बड़ी पावर होती है और जब बंदा रिटायर होता है तो उस तरह, हालांकि वैल्यू तो बंदे की होनी चाहिए। अगर आपके दिल में वैल्यू बंदे की है, मेरी मुराद उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि वो खुद है। अगर आप अपनी वैल्यू करते हैं, अगर आप अपनी कदर कीमत से वाकिफ़ हैं, तो यकीन करें कि आप दूसरे की कदर कीमत से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। आप पावर को एंजॉय करना भी छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इससे बेहतर कोई चीज़ है जिसे एंजॉय किया जा सकता है, और वो ह्यूमिलिटी है। ह्यूमन रेस को एम्ब्रेस करना, यानी ह्यूमन रेस को एम्ब्रेस करना, ये जो नशे से निजात है, इसको भी कहा जाता है रीजॉइनिंग द ह्यूमन रेस। रीजॉइनिंग द ह्यूमन रेस, क्योंकि वो छोड़ गए होते हैं इस ह्यूमन रेस को, एक अलग से दुनिया बसा ली होती है, और अगर वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो रीजॉइनिंग द ह्यूमन रेस का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से आपने एग्जोनरेट करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ा जुल्म हम ये करते हैं कि हम अपने आप के साथ बहुत ही हार्श हो जाते हैं, और यहाँ से फिर हम सीखते हैं दूसरों के साथ हार्श होना, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं छड़ता, तैनू किवें छड़ना। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा सा पहले एक्सेप्ट कर लें जहाँ हैं और जैसे है की बुनियाद पर, और फिर इसको बेहतर बना लें, क्योंकि एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। मुझे बताइए कि घर में जिन चीज़ों को आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना होता और फालतू की चीज़ें होती हैं तो उनको आप कबाड़ खाने में फेंक देते हैं, और जिन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना होता है फिर और कीमती चीज़ें समझते हैं, उनको आप बड़ा डिब्बों में बंद कर कर के, लॉकर्स में बंद कर कर के रखते हैं। तो कदर कीमत वाली चीज़ें जो हैं उनको आप बहुत संभाल के रखना पसंद करते हैं। तो हमारी अपनी जो वैल्यू है, ज़ाती वैल्यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने आप को कुछ ना समझो, और ये सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, और एक अप्रूवल की दौड़ शुरू हो जाती है कि देखो दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, दुनिया इज़्ज़त करेगी तुम्हारे पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, तुम्हारा बहुत बड़ा घर होगा,
और दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त करेगी अगर तुमने पीएचडी किया होगा। अगर ये पैमाने हम रख लेते हैं तो फिर एक ऐसी रैट रेस शुरू होती है जो कभी एंड नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा घर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए या पीएचडी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि अपने आप को गले लगा लें, अपने आप को भी तस्लीम कर लें कि एक एंटिटी है जो कि आपके अंदर कोई जीता है, तो उसको पॉजिटिवली अपने साथ लगा लें और उसके लिए हार्श ना हो। अगर उससे कोई गलती हो जाती है, यानी आपके अंदर के इंसान से कोई गलती हो जाती है, तो उसको तस्लीम करके दिल में अपने इरादे को बदल के कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, फिर अपने आप को फॉरगिव कर दें। मैंने देखा लोग गेम खेलते हुए अपने आप को गालियाँ देते हैं। पता नहीं आपने कभी देखा कि नहीं, टेनिस की गेम खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, बैडमिंटन खेलते हुए अपने आप को गालियाँ देते हैं। और ये जो होता है ना, बच्चों को हम लगा देते हैं कि तुसी अव्वल आना है, बस दोम नहीं आना, 100% नंबर लेने ने, एक नंबर भी कट नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें हमें तबाही की तरफ ले जाने वाली बातें। देखिए, आपका मुकाबला तो आपके साथ है कि कल आप जैसे थे, क्या आज आप उससे बेहतर हैं। इसको हम कहते हैं पर्सनल एक्सीलेंस, यानी हमारे अंदर एक खुमीर होता है और जब दुनिया के चैलेंजेस या दुनिया की आँच उस खुमीर तक पहुंचती है तो वो एक्सेल करता है। और उससे जितनी भी बेहतरी अगर हम कर सकते हैं किसी से मुकाबला किए बगैर, तो इससे ज़्यादा कंफर्ट लेवल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वरना ऑलवेज आप अच्छी गाड़ी ख़रीदेंगे, अगले दिन फिर आपको मार्केट में कोई बंदा नज़र आएगा जो आपसे अच्छी गाड़ी चला रहा है और आपको घूर के देख रहा है कि आप अपनी ये सुजुकी हटाएं बीच में से। कल ही मुझे मेरा उस्ताद है तायज़ीद, कल मुझे तायज़ीद बता रहा था कि लाहौर में आजकल लोग गाड़ियों में जब होते हैं तो वो अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी, क्योंकि वैसे तो एक दूसरे को वो जानते कोई नहीं, लेकिन वो अपनी गाड़ी और दूसरे की गाड़ी के ज़रिए एक दूसरे को जानते हैं कि तेरी औकात की है। वो कहते हैं कि अगर मैं लैंड क्रूज़र पे हूँ और तुम सिविक पे हो तो फिर अपनी औकात पहचानो। जब इस हद तक लोगों की सोचों में ख़राबी आ जाए तो फिर इंसानों के दरमियान को मोहब्बत के रिश्ते कायम नहीं रह सकते। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा कितनी बड़ी गाड़ी पर या कितने बड़े घर में विराजमान है। यहाँ इस सेशन हॉल में आने से एक इफ़ेक्ट जो है ज़्यादातर लोगों पे देखा गया कि वो पुरसुकून हो जाते हैं। तो आप भी पुरसुकून हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इकट्ठे बैठते हैं एक जैसे मसले लेके, तो आपके अंदर एक दूसरे के साथ जो एक तसव्वुर होता है एम्पावरमेंट का, जैसे परिंदे उड़ते हैं तो वो एक ख़ास फार्मेशन में उड़ते हैं तो वो उड़ लेते हैं, जैसे मछलियाँ एक ख़ास फार्मेशन में चलती हैं तो वो चल लेती हैं। तो जब आप किसी मसले से दो चार होते हैं और दूसरे इंसानों के साथ मिल के चलना शुरू करते हैं उसी मसले जो मुब्तला लोग हैं, तो उससे सबको एक तक़वियत मिलती है। उसको हम अंग्रेज़ी में सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी का मतलब, कभी आपने सोचा कि आप शॉपिंग करने जा रहे थे तो आपने किसी खातून को साथ पकड़ लिया कि चल मेरे नाल चल, मैं गुलबर्ग जा रही हूँ, सलीम फैब्रिक, बहुताओं में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये जो सिनर्जी है जो हमराइयों के साथ मिलती है, इस जगह वो सबसे ज़्यादा होती है जहाँ किसी भी बीमारी से मुतासरा लोग मौजूद होते हैं। और आप देख लीजिए कि कितना भी आपको तकलीफ़ होती है, कितना भी आप मुसीबतों में घिरे हुए थे, कितना भी अजीज़ों की याददाश्तें आपके ज़हन में ताज़ा हैं, फिर भी आप कई दफ़ा हंस लेते हैं, कई दफ़ा आप हंस लेते हैं, कई दफ़ा कहके भी लगा लेते हैं। और अल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे और इत्मीनान दे और एक ऐसा सुकून क़ल्ब दे जो डिस्टर्ब ना हो छोटे मोटे ज़िंदगी के चैलेंजेस से, और आप आगे बढ़ के उनके साथ नंबर आज़माओ। थैंक यू वेरी मच।